आज के टाइम पे आपने सुना होगा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है वो डेड हो चुकी है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है क्योंकि जो आजकल के मॉडर्न एआई टूल आ रहे हैं, वो खुद प्रॉम्प्ट लिख के आपको दे रहे हैं। आपने देखा भी होगा, नोटिस भी किया होगा। बट ये पूरी 100% तरीके से सही नहीं है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है वो डेड नहीं हुआ है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेसिकली इवॉल्व हो चुका है और वो बदल के हो चुका है कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग पे। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में कुछ ऐसे लिमिटेशंस थे जिनकी वजह से जो आजकल के एजेंटिक सिस्टम आ रहे हैं ना, उन पे काम नहीं हो पाता था क्योंकि उनको ज़रूरत पड़ती थी कॉन्टेक्स्ट की। कॉन्टेक्स्ट बेसिकली क्या होता है, एक टाइप की ऐसी मेमोरी होती है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लो आपने चैट जीपीटी से कुछ चैट किया था कुछ समय पहले, ठीक? अब कुछ आपने आंसर पूछा तो वो बेसिकली करेगा क्या कि जो पुराने चैट्स हैं उनके इन्फॉर्मेशन को भी देखेगा कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिल रही हैं जिसके हिसाब से आंसर देना। जैसे कि आपने पुराने चैट में बता रखा है कि आप एक एमसीए के स्टूडेंट्स हो, आप मास्टर्स करो, इस लैंग्वेज में आपको दिक्कत है, और आपने दूसरे चैट में कोई क्वेश्चंस वगैरह पूछा, तो बेसिकली उन चीज़ों को भी कंसिडर करेगा कि आप एमसीए के स्टूडेंट्स हो और उसके हिसाब से आंसर देगा। तो बेसिकली जो पुराने इन्फॉर्मेशन है ना, उसी को कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो था पूरा इंस्ट्रक्शन बेस्ड था कि हम एआई को इंस्ट्रक्शंस देते थे, ठीक? अब एआई क्या कर रहे हैं, एआई खुद से अपना काम कर रहे हैं। ये बात आपको पता है, जो एजेंटिक सिस्टम है वो खुद से अपना काम कर रहे हैं। हमको इंस्ट्रक्शन मैनुअली देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि धीरे धीरे सारी चीज़ें एजेंटिक सिस्टम में कन्वर्ट हो रही हैं। यही रीज़न है कि हमको कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ी और इसीलिए जो टर्म आया वो आया कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। अब जो कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग है वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का ही इवॉल्व वर्जन है, मतलब कि नेक्स्ट वर्जन आप बोल सकते हैं, अपडेटेड वर्जन बोल सकते हो। बहुत कुछ इसमें नहीं है, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एग्जैक्टली में आपको समझनी चाहिए कि अगर आपने प्रॉम्प्ट लिखना सीख लिया है तो आपको कॉन्टेक्स्ट भी देना आना चाहिए। किस तरीके से कॉन्टेक्स्ट देते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन होती है, कितनी इन्फॉर्मेशन देनी है, क्या इम्पैक्ट इससे पड़ेगा, किस तरीके से आउटपुट में चेंज होगा, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए ताकि आप जब प्रोफेशनल लेवल पे काम करो या फिर कुछ ऐसा काम करो जहाँ पे आपको कई सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स की ज़रूरत पड़ रही है, तो उस टाइम पे आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी इन्फॉर्मेशन, कौन सी इन्फॉर्मेशन और कैसी इन्फॉर्मेशन किस फॉर्मेट में देनी है। इसी को बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा छोटा वीडियो। इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में मैंने समझा रखा है कि कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग क्या होता है। फ्रॉम अ वेरी बिगनर लेवल से ही समझाया, और एडवांस नहीं है क्योंकि एडवांस में अगर हम जाते हैं तो वो उन बंदों के लिए हो जाएगा जो डेवलपिंग फील्ड में डेवलपर हैं, इंजीनियर वगैरह हैं या इंजीनियर वगैरह हैं, उनके लिए है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मेरी मोस्टली पब्लिक है वो बेसिक लोग ऐसे हैं जो नॉर्मल एआई टूल को यूज़ करते हैं, डेवलपमेंट वाले बहुत कम लोग हैं। तो जितना आपको सीखना चाहिए उतना मैंने इस वीडियो के अंदर बता रखा है। आप इस वीडियो को पूरा देखो, समझो कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, कितनी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कितना डिमांड है इसका। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं पसीना पोंछ लेता हूँ। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैंने ये भी बताया हुआ है कि कैसे आप कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का यूज़ करके अर्निंग कर सकते हो। जेन्युइन मेथड बताया है, ऐसे कोई चिल्लर वाली मेथड नहीं बताया है कि जिससे आप परेशान हो जाओ और अर्निंग कोई ना। जेन्युइन मेथड मैंने बताया हुआ है जो एग्जैक्टली में कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का यूज़ करके किया जा सकता है अर्निंग। तो वीडियो को पूरा देखो, समझो, प्रैक्टिकल भी है, थियरी भी है, अच्छे से देखो छोटा सा वीडियो और समझो। चलो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और समझते हैं डिटेल में कि व्हाट इज़ कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग एंड कैसे इसको यूज़ करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो हम इस वीडियो के अंदर देख लेते हैं कि हम बेसिकली क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम ये सारे मॉड्यूल्स कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, ठीक है? ये 5 मॉड्यूल्स, वैसे तो मैंने रफली बता दिया कि हम क्या क्या करने वाले हैं, बट ये 5 मॉड्यूल्स हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। मॉड्यूल 1 के अंदर हम कवर करेंगे फाउंडेशन, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग क्या होता है, क्यों हम पढ़ रहे हैं इसको, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बीच में क्या डिफरेंस है, प्रॉब्लम ऐसी क्या थी जिसकी वजह से हमारा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से काम नहीं चला, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का यूज आया। साथ में हम कुछ स्टैट्स और कुछ डेटा भी देखेंगे कि आने वाले समय में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का एक्चुअली में कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। एक बात मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है वो गायब नहीं हुआ है। कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग ऐसा नहीं है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को पूरी तरह इरेज कर दे रहा है, नहीं। कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग बेसिकली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का ही एक एडवांस वर्जन है। दूसरे मॉड्यूल के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग काम कैसे करती है, इसके 5 लेयर्स के बारे में और इसके 4 वर्क के बारे में पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का काम होता है। मॉड्यूल 3 के अंदर हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे कि हम कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग को प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। मॉड्यूल 4 के अंदर हम देखेंगे कि क्यों हमारा जो है कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फेल हो रहा है, बेसिकली प्रॉम्प्ट फेल हो रहा है, और क्या क्या हमको मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए। 5वें मॉड्यूल में हम देखेंगे कुछ ऐसे अर्निंग के तरीके या ऐसा जेन्युइन पाथ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जहां पे हम कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग स्किल को यूज करके एक्चुअली में हम अर्निंग कर पाएंगे। एक बार हम आगे बढ़ने से पहले ये मैं आपको टाइमलाइन दिखाना चाहूंगा, जरा ध्यान से इसको देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2022 से 2023 में जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग था वो बहुत ज़्यादा हाइप पे आया था, नए नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स डेवलप हो रहे थे। 2022-23 में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा हाइप हुआ था, चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था और सब लोग उसको यूज कर रहे थे, प्रॉम्प्ट लिख रहे थे, अलग अलग कोर्सेस यूडेमी पे, स्किल शेयर पे, उसके बाद टेम्पलेट्स वगैरह, ट्विटर्स पे सर्टिफिकेशंस वगैरह हो रहे थे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के, ठीक।
2024 में जो एलएलएम की कैपेबिलिटीज़ थी वो प्लेट हो गई। ठीक है, इसका मतलब ये है, एलएलएम बेसिकली क्या होता है, जिसे हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल बोलते हैं। मे भी कुछ टेक्निकल वर्ड्स भी आए, लेकिन ये समझना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कब तक आप लोग ऐसे बेसिक चीज़ें समझोगे? लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बहुत आसान है, हार्ड नहीं है। जो हमारा चैट जीपीटी है ना, इसको लार्ज लैंग्वेज मॉडल बोलते हैं, एलएलएम बोलते हैं, जिसे हम चैटिंग वगैरह करते हैं। डीप सीक एआई हो गया, क्लाउड हो गया, ये एलएलएम के पार्ट हैं। ठीक है, इसमें एलएलएम यूज हुआ है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, तो जो इसकी कैपेबिलिटीज़ थी ना वो आगे ग्रो नहीं कर पा रही थी। क्यों? आपने देखा होगा कि जब भी आपको कोई स्टोरीज वगैरह लिखवानी रहती थी या स्क्रिप्ट वगैरह लिखवाना रहता था, मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सिंपल एग्जांपल देख के समझा रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर पाएँ। हालांकि इसको हम डेवलपर मूड से भी समझा सकते हैं, बट काफ़ी सारे नॉन टेक की पर्सन है, सो नॉर्मल तरीके से भी आप समझें। तो पहले जब हम प्रॉम्प्ट लिखते थे तो जो हमारी स्टोरीज थी या स्क्रिप्ट वगैरह जब हम लिखते निकालते थे तो वो काफ़ी ज़्यादा रोबोटिक साउंड करती थी जब भी हम नॉर्मल प्रॉम्प्ट लिखते थे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आ गया, बट हमारा जो आउटपुट आ रहा था ना वो ह्यूमन फील के साथ नहीं आ रहा था। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम थी। फिर 2025 के अंदर कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग इंट्रोड्यूस हुआ। किसके द्वारा? जो हमारे शॉपिफाई के सीईओ हैं टोबी लुटके, एंड एक बहुत ही फेमस एआई रिसर्चर जिसे हम एंड्रेस कार्पेथी नाम से जानते हैं, उन्होंने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का। अब ये बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं। ठीक है, उन्होंने बोला कि जो हमारा नॉर्मल प्रॉम्प्ट है ना, उससे हम एलएलएम की कैपेबिलिटी यानी कि चैट जीपीटी, डीपसीक एआई की जो कैपेबिलिटी, जो हाईएस्ट पावर है, वो हम नहीं बढ़ा सकते। और उसको बढ़ाने के लिए हमको कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ेगी, या कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ेगी, कॉन्टेक्स्ट विंडो की ज़रूरत पड़ेगी। आगे ये सारे टर्म्स मैं आपको क्लियरली समझाने वाला हूँ। ठीक है, मैं बस आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि जो टाइमलाइन के हिसाब से अगर हम देखें तो ये कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 2026 जो प्रेजेंट ईयर हमारा चल रहा है, गार्टनर एक ऐसा ग्रुप है, गार्टनर एक नेम है, ठीक है, एक ऐसा एआई आईटी रिसर्च का ग्रुप है, एक ऐसा फॉर्म है जो आईटी पे रिसर्च वगैरह करता है। उन्होंने एक रिसर्च किया, उस रिसर्च के हिसाब से 95% जो डेटा टीम्स है वो किस पे इन्वेस्ट कर रही है? कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग पे। आपने कॉग्निजेंट कंपनी का नाम सुना होगा, एक बहुत ही पॉपुलर कंपनी है कॉग्निजेंट, आईटी कंपनी है। कॉग्निजेंट कंपनी ने 1000 कॉन्टेक्स्ट इंजीनियर को ग्लोबली डिप्लॉय किया है 2026 के अंदर। अब आप सोच सकते हो कि अगर वो कॉन्टेक्स्ट इंजीनियर को डिप्लॉय कर रहा है तो मतलब इसका डिमांड है एक्चुअल में। उसी रिसर्च के हिसाब से 2028 तक 80% एआई टूल के अंदर कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग इंप्लीमेंट होगा, और बिना इसके काम नहीं होगा। आने वाले समय में जो हमारा एआई का जो एडवांस्ड वर्जन होने वाला है वो फुल्ली एजेंटिक एआई सिस्टम होने वाला है। ठीक है, आगे आप अभी समझ जाओगे एजेंटिक सिस्टम क्या होता है। तो आप समझ सकते हो इस डेटा के हिसाब से कि कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग कितना इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली हम समझते हैं सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, फिर हम समझेंगे कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग क्या होता है। तो बहुत आसान लैंग्वेज में समझाते हैं। कॉन्टेक्स्ट बेसिकली क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि जो हमारा एआई टूल है, ठीक है, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, जो एआई टूल है उसको आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। एक एग्जांपल से समझिए, जैसे मान लीजिए कि आपको पूछना है, कि आपको एक टॉपिक पूछना है कि क्वेश्चन, मान लीजिए आपके पास आपका एक चैप्टर है, उस चैप्टर से आपको चाहिए 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, तो अभी जो एआई टूल है उसको क्या चाहिए क्वेश्चन जनरेट करने के लिए? उसको चाहिए वो पूरा पैराग्राफ या पूरा इन्फॉर्मेशन जिससे आप क्वेश्चन जनरेट करना चाहते हो। ठीक है, तो जो ये इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो ना, इसी इन्फॉर्मेशन को हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट। क्या बोलते हैं? कॉन्टेक्स्ट। आई बात समझ में? कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि जितने भी इन्फॉर्मेशन है जो एआई को एक्सेस करना है आंसर देने के लिए, उसी को हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट। ठीक, अभी और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी ओपन किया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जनरेट 10 क्वेश्चंस फॉर दिस टॉपिक, मैंने लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे 10 क्वेश्चंस ये जनरेट करेगा। अब ये 10 क्वेश्चन किससे जनरेट करेगा? टॉपिक उसको नहीं पता। इसने क्या पूछा? विच टॉपिक आर यू रिफरिंग टू, मतलब आपको किस टॉपिक से 10 क्वेश्चन जनरेट करना है। इसके पास कॉन्टेक्स्ट नहीं था। अब यहाँ पे इसने कुछ ऑप्शंस दिए कि आप इन टॉपिक से क्वेश्चन जनरेट कर सकते हो, क्योंकि मैं एडवांस डीएस से के कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करना प्रेजेंट टाइम में, तो ये मेरा जो इसके पास मेमोरी ऑलरेडी सेव थी ना, अब देखो मैंने इसको कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया। अब ये क्या किया, मेरे को ऑप्शन दिया कि इससे आप जनरेट कर सकते हो। और ये ऐसा टॉपिक नहीं जो इसने रैंडमली दे दिया, नहीं, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो ऑलरेडी मैं सर्च कर चुका हूँ या जो जिसका डेटा इसके पास ऑलरेडी सेव्ड है। ठीक है, तो ये डेटा इसने कहाँ से उठाया? मेरे पास्ट चैट्स वगैरह से उठाया, जितना भी मैंने चैट किया, जितना भी मैंने इससे क्वेरी किया, जो रीसेंट क्वेरीज किया, उसके हिसाब से इसने उठाया और उससे बोला कि क्या मैं उससे 10 क्वेश्चन जनरेट कर सकता हूँ। तो इसी को बोलते हैं हम क्या? कॉन्टेक्स्ट। जो भी इन्फॉर्मेशन इसके पास है इसी को बोलते हैं क्या? कॉन्टेक्स्ट। अब देखो कॉन्टेक्स्ट में केवल आपका इन्फॉर्मेशन नहीं आता, कॉन्टेक्स्ट में कई सारी चीज़ें आ जाती है। कॉन्टेक्स्ट में आपका जो यूज़र का प्रॉम्प्ट होता है, ठीक है, यूज़र का प्रॉम्प्ट, आगे हम इसको सीखेंगे। उसके बाद हिस्ट्री होती है कि आपने क्या अभी तक चैट किया या क्या डेटा उसके पास इससे रिलेटेड है।
टूल्स वगैरह कौन सा, जैसे आपको मान लीजिए एक पीडीएफ बनवाना हो, ठीक है, चैट जीपीटी से आपको पीडीएफ बनवाना हो तो वो कौन सा टूल यूज़ करेगा पीडीएफ बनाने के लिए। उसके बाद आपने एक इमेज दिया है चैट जीपीटी को, और उस इमेज से उसको क्या करना है कि आंसर वगैरह या क्वेश्चन जनरेट करना है या उसके लिए कैप्शन जनरेट करना है, तो उस इमेज को एक्सेस करने के लिए कौन से टूल्स का यूज करेगा। तो ये सब चीज़ें हमारा आ जाता है किसके अंदर, कॉन्टेक्स्ट के अंदर। आई बात समझ में। नेक्स्ट है हमारा कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। क्या होती है कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना। जो कॉन्टेक्स्ट इंजीनियर होते हैं ना, उनका काम क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियर एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जहाँ पे उनको पता होता है कि अगर हमको एक्स आउटपुट चाहिए, ठीक है, एक्स आउटपुट मतलब कि अगर हमको कोई आउटपुट चाहिए तो हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा एआई टूल को, और कौन कौन से टूल्स एआई टूल के पास एक्सेस होने चाहिए। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं चैट जीपीटी से बोलूँ जनरेट वीडियो ऑफ अ मैन स्विंगिंग लाइक अ मंकी। मैंने चैट जीपीटी से बोला कि एक वीडियो जनरेट करो जहाँ पे एक मैन बंदर की तरह कूद रहा है, ठीक है। अब ये बोलूँगा, अब ये क्या करेगा, सोचेगा, लेकिन क्या इसके पास वीडियो जनरेट करने का टूल अवेलेबल है? नहीं है, ये जनरेट नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ना, क्यों? क्योंकि इसके पास टूल ही अवेलेबल नहीं है। तो ये भी हमारा क्या होता है, एक कॉन्टेक्स्ट का पार्ट होता है। तो आई बात समझ में। कॉन्टेक्स्ट का मतलब जो इन्फॉर्मेशन एआई टूल को चाहिए आउटपुट देने के लिए, चाहे टूल्स चाहे इन्फॉर्मेशन। कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग, हम एआई टूल को वो सारा इन्फॉर्मेशन देने का एक ऐसा स्किल जहाँ पे हम एआई टूल को, हमको पता है कि एआई टूल को क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए और कौन से टूल्स चाहिए उसको वो आउटपुट प्रेजेंट करने के लिए। अब आप लोग बोलोगे भाई ये कितना आसान है, चैट जीपीटी पे तो सबको पता है। बट दिस इज नॉट अबाउट चैट जीपीटी या क्लॉड, ये हमारा एजेंटिक का एक पार्ट है, ठीक है। आगे चल के आप थोड़ा एडवांस अगर पढ़ो तो और डिटेल में चीज़ें समझ में आएंगी। थोड़ा सा हम डिफरेंस देख लेते हैं कि आखिर में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं फोकस की। तो जो हमारा कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का फोकस होता है ना, उसका फोकस ये होता है कि एआई को क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। हम इस पे फोकस करते हैं कि एआई को हम ऐसा क्या दे दें कि जिससे हमको कुछ बढ़िया सा दे दे। आई बात समझ में। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि बेसिकली हम उससे क्वेश्चन पूछेंगे, ये बता दो, वो बता दो, ये कर दो, वो कर दो। ये बेसिकली क्या है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे फोकस हमारा आंसर लेने पे होता है। कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का हमारा फोकस ये होता है कि हम उसको ऐसे क्या टूल्स और इन्फॉर्मेशन दे दें जिससे कि वो हमको कुछ बढ़िया बना के दे दे। जैसे कि गामा डॉट ऐप पे आप पूरा एक प्रॉम्प्ट डिटेल में दोगे स्लाइड के साथ, पहला स्लाइड, दूसरा स्लाइड, तीसरा स्लाइड, चौथा स्लाइड, और इससे बोलोगे कि इसको जनरेट करना है पीपीटी के फॉर्मेट में, और उसके पास सारे टूल्स अवेलेबल हैं, तो वो पूरा कंबाइन करके क्या जनरेट करके दे देगा, एक पीपीटी जनरेट करके दे देगा। आई बात समझ में। अब गामा पे आप जाकर पूछोगे कि व्हाट इज योर नेम या हु इज़ द फादर ऑफ इंडिया, तो ये सब आंसर्स वो नहीं देगा, वो स्लाइड जनरेट करेगा, क्योंकि उसके पास वही सारे स्किल्स हैं। उसी को बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। आई बात समझ में। दूसरा हमारा स्कोप है। स्कोप का मतलब ये होता है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का स्कोप कहाँ तक होता है, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का स्कोप कहाँ तक होता है। तो बेसिकली देखो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का स्कोप जो होता है ना, वो हम जो चैट कर रहे हैं केवल वहीं तक होता है, ठीक है। हमने कोई इनपुट दे दिया उसके बेसिस पे। अब आपको मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, इसको ऐसे नहीं समझते हैं। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे कुछ चैट लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे बोलता हूँ जनरेट 10 आइडियाज़ फॉर मेकिंग बिजनेस यूजिंग चैट जीपीटी, ठीक। मैंने बोला कि जनरेट 10 आइडियाज़ फॉर मेकिंग बिजनेस, ठीक है। अब ये क्या करेगा, 10 आइडिया जनरेट करेगा। अब ये आइडियाज़ वगैरह जनरेट किया, इंटरनेट पे सर्च वगैरह किया और एक आइडिया जनरेट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, बेसिकली ये हमारा हो गया प्रॉम्प्ट, ठीक है। इसका एक्सेस यहीं तक है ना, एक्सेस यहीं तक। अगर मैं इससे पूछूं व्हाट इज़ द लेटेस्ट वीडियो वी डिस्कस्ड ऑन, ठीक है। मैंने इससे पूछता हूँ कि जो हमारा लेटेस्ट वीडियो था वो कौन सा था जिस पे हमने डिस्कस किया। अभी देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, रिमेंबरिंग कर रहा है इसके पास। अच्छा, यहाँ पे मैंने चैट में कहीं कुछ दिखाया ऐसा वीडियोस कौन सा हमने डिस्कस किया, नहीं ना। लेकिन ये क्या करेगा, ये मेरे लेटेस्ट वीडियो को डिस्कस करेगा। देखो जो हमने लास्ट जो बनाया था कि द ट्रूथ ऑफ एआई इंजीनियर्स, एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया था, उसके बारे में मैंने यहाँ से थोड़ी डिस्कशन की थी। तो ये क्या किया, ये बेसिकली दूसरे चैट से इनपुट उठा के वहाँ से हमको यहाँ पे आउटपुट जनरेट करके दिया। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल है ना, इसी को बोलते हैं चैट जीपीटी, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का जो स्कोप होता है ना, वो पूरे चैट्स वगैरह में होता है, ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। कि हमने अभी तक जो भी बात किया उसका इसके पास पूरा इन्फॉर्मेशन पड़ा होता है समराइज्ड फॉर्म में। और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग बेसिकली क्या है कि हम सेम चैट में जो प्रॉम्प्ट वगैरह, जैसे ये सारे प्रॉम्प्ट क्या है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है। एंड ये जो है ये पार्ट है कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का। बेसिकली मैं आपको बहुत बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। इसी को बोलते हैं कि स्कोप कहाँ तक होता है। तो इसका जो स्कोप होता है सिंगल इंटरेक्शन होता है, और जो हमारा कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग होता है पूरा इंटायर सिस्टम का जो इन्फॉर्मेशन है वो उसके पास होता है।
अब बात करते हैं मेमोरी की। तो बेसिकली क्या होता है, जो हमारा प्रॉम्प्ट इंजन की मेमोरी होती है ना, स्टेटलेस होती है। स्टेटलेस मतलब कि उसको नहीं पता होता कि हमने पास्ट में क्या बात किया, क्या चीज़ें थी। अभी तो सारे एआई टूल, वो मैं आपको दिखा नहीं सकता यहाँ पे, लेकिन अभी तो सारे एआई टूल में हो चुका है ना कि जैसे मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी से पूछा, जो भी क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ उस हिसाब से क्या कर रहा है, ये पिछले वाले चैट या जो अलग अलग चैट है उसके यूज करके वो आंसर दे रहा है, क्योंकि इसको पता है, क्योंकि सारा डेटा मेमोरी में सेव हो चुका है। लेकिन पहले जो एआई टूल थे ना, उनके पास क्या था, उनके पास स्टेटलेस मेमोरी थी, मतलब कोई भी डेटा सेव नहीं होता था। अगर हम पूछ दें कि ये पैराग्राफ है, और अगले चैट में हम पूछें कि इस पैराग्राफ से 10 क्वेश्चन बना कर, वो भूल जाएगा कि पिछला पैराग्राफ क्या था, क्योंकि उसने सेव ही नहीं किया। आई बात समझ में। लेकिन जो हमारा कॉन्टेक्स्ट चेंजिंग होता है, उसकी जो मेमोरी होती है वो परसिस्टेंस होती है, यानी कि सेव करके वो रखता है मेमोरी को। बस ये कुछ 3 डिफरेंस है जो आपको समझ में आनी चाहिए। ओके, सो मॉड्यूल 2 का हमारा सबसे पहला टॉपिक है द 5 लेयर ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्टैक। कॉन्टेक्स्ट स्टैक के 5 लेयर्स होते हैं। बेसिकली क्या होता है आइए समझते हैं। तो ये 5 लेयर यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ, क्योंकि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एक कॉन्टेक्स्ट इंजीनियर बनना चाहते हैं तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप एक कॉन्टेक्स्ट प्रॉम्प्टिंग कर पाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लेयर 1 का। लेयर 1 में जब भी हम एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं तो सबसे पहला हमारा लेयर 1 होता है। लेयर 1 में हम सिस्टम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ठीक है। सिस्टम इंस्ट्रक्शंस वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो किसी मॉडल के लिए होते हैं कि उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी। जैसे हम एक लाइन लिखते थे, एक्ट एज ए एक्सपर्ट डेवलपर, ये हम लाइन लिखते थे ना, सेम उसी चीज़ को थोड़ा सा एलोबरेट करके कि हम एआई टूल को बता रहे हैं कि तुम्हारी पर्सनालिटी कैसी होगी, तुम्हारे लिए ये रूल्स एंड रेगुलेशन, तुमको इसकी तरह बात करना है, इसकी तरह एक्ट करना है, उसी को बोलते हैं सिस्टम इंस्ट्रक्शंस। मैं एक बात आपको क्लियरली बता रहा हूँ, अगर आप ये सीख गए ना तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके जो आउटपुट निकल के आएंगे लाजवाब निकल के आएंगे, क्योंकि इसको मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ बहुत ज़्यादा। ध्यान से समझो, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, एक एग्जांपल है। हम मान लो चैट जीपीटी से कुछ कस्टमर सपोर्ट से रिलेटेड कोई काम करवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम उसके लिए इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं जो चैट जीपीटी को किस तरीके से एक्ट करना है। तो मैं लिखूंगा यू आर अ फ्रेंडली एम्पैथिक कस्टमर सपोर्ट एजेंट फॉर अ बैंक। You always apologize first. You never share account numbers via chat. You always offer to escalate if unsure. बेसिकली इसका मतलब ये है कि हम चैट जीपीटी की उसकी पर्सनालिटी बता रहे हैं कि तुम अगर कस्टमर सपोर्ट की तरह एक्ट करोगे, तुम बहुत ही फ्रेंडली बिहेव करोगे, एम्फेटिक बिहेव करोगे, एंड ऑल्सो तुम अपोलोजाइज करोगे अगर कस्टमर कोई आर्ग्यू करता है तो, ठीक। और तुम कभी भी अकाउंट नंबर शेयर नहीं करोगे चैट के द्वारा, और अगर किसी आंसर के बारे में तुमको श्योरिटी नहीं है तो अपने मन से कोई सजेशन नहीं दोगे, तुम उस क्वेश्चन को एक्सकलेट कर दोगे, स्किप कर दोगे, या बोल दोगे कि इसका इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। हम ये पर्सनालिटी चैट जीपीटी को दे रहे हैं कि भाई देखो चैट जीपीटी, मैं चैट जीपीटी का नाम ले रहा हूँ, बेसिकली हम इसको बहुत जगह यूज करते हैं, ठीक है, बट आपको बेसिक लैंग्वेज में समझ में है इसलिए मैं चैट जीपीटी का नाम ले रहा हूँ। तो बेसिकली हम ये चैट जीपीटी को पर्सनालिटी बताते, तुमको ऐसा पर्सनालिटी तुम्हारा होगा। अब जब भी वो डेटा प्रोसेस करेगा ना, आगे हम कोई भी उससे काम करवाएंगे, कोई भी टास्क, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी करेंगे, तो वो इस पर्सनालिटी को मेंटेन रखेगा, ठीक है। आई बात समझ में। दूसरा देखो, एक मान लो डेवलपर असिस्टेंट की तरह हम यूज कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यू आर अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कि तुम एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तुम हमेशा क्लीन कोड लिखते हो, ऑलवेज हिंट भी लिखते हो, और डॉक स्ट्रिंग्स भी लिखते हो। जो लोग डेवलपर्स उनको पता होगा ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तुम कभी भी पुराने जो फंक्शन डेप्रिकेटेड हो गए उसको यूज़ नहीं करते हो। कई बार ये प्रॉब्लम हो जाती है कि जो हम चैट जीपीटी से कोड वगैरह निकालते हैं तो वो ऐसे फंक्शंस वगैरह यूज़ कर देता है जो फंक्शन अब यूज में नहीं होते हैं मॉडर्न प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है। तो तुम वो काम नहीं करोगे, और तुम कोई भी कोड लिखोगे तो उसके पीछे का रीज़न भी लिखोगे कि ये कोड तुमने क्यों लिखा है। तो जब भी हम इससे आगे इतना इंस्ट्रक्शन देने के बाद जब भी हम इससे कोई भी काम करवाएंगे तो ये कोड जो देगा, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाता हूँ, ठीक है। देखो बेसिकली क्या करते हैं, हम इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करते हैं, ये मैंने कॉपी किया, ठीक है। अब हम एक नया चैट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ राइट अ कोड टू क्रिएट क्विज गेम यूजिंग HTML CSS एंड JS यूज इनलाइन, ठीक है। ये मैंने एक नॉर्मल कोड लिखा जिसमें मैंने कोई भी सिस्टम प्रॉम्प्ट नहीं दिया। अब ये कोड अपने आप से देखा, देखो ये कोड दिया, कोई लाइन इसने लिखा, क्यों लिखा, कोई फंक्शन इसने यूज किया हो सकता है, पुराने फंक्शन यूज कर लिया हो, ठीक है, ये कोड इसने दिया। अब हम क्या करते हैं, सेम इसी काम को क्या करते हैं, यहाँ पे देखो मैंने ये सिस्टम प्रॉम्प्ट पेस्ट किया, ठीक। अभी देखना ये आप नॉर्मल कोड देखो, ये नॉर्मल कोड है, ठीक है। अब देखना चेंजेस क्या आएगा। और मैं ये वाला जो प्रॉम्प्ट है अपना जो काम है इसे हम यूजर प्रॉम्प्ट बोलते हैं, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। मैंने क्या किया, इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो आउटपुट निकल गया कि वो कितना चेंज हो गया, देखो ये आउटपुट इसने क्या किया, पूरा चेंज कर दिया इस तरीके से, देखो ये आ गया। नाउ अब हम इससे लिखेंगे राइट कोड। अब देखो उसके बेसिस पे क्या करेगा, ये कोड यहाँ पे लिखेगा,
मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, देखो उसके बेसिस पे इसने क्या किया, यहाँ पे कोड लिखा, सारी चीज़ें इसने मेंटेन की। तो सबसे पहले क्या किया इसने, सारे फीचर्स निकाले, सब कुछ यहाँ पे सारे रिक्वायरमेंट्स निकाले, क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट में क्लियरली मेंशन किया था कि हिंट वगैरह सब कुछ दे, डॉक स्ट्रिंग वगैरह लिखे, ये सारी डॉक स्ट्रिंग है, ठीक है। और डेप्रिकेटेड फंक्शन ना यूज करे, तो जो कोड में इसने डेप्रिकेटेड फंक्शन नहीं यूज किया, रीजनिंग यहाँ पे दे कि ये कोड क्यों इसने लिखा, सारे फीचर्स लिखा, आउटपुट फॉर्मेट हमारा क्या होगा, सब कुछ इसने डिक्लेयर किया। दोनों प्रॉम्प्ट के बीच में आप डिफरेंस देख सकते हो, देखो दोनों प्रॉम्प्ट के बीच में डिफरेंस देख सकते हो आप। तो दिस इज व्हाट इट क्रिएट्स अ डिफरेंस। तो इसी को हम बोलते हैं सिस्टम प्रॉम्प्ट, ठीक है। ये स्टूडेंट, मान लो कि आप चैट जीपीटी से कुछ पूछना चाहते हो, आप उसको चाहते हो कि एक ट्यूटर की तरह वो एक्ट करे, तो यहाँ पे वो क्या लिख सकते हैं, यू आर अ पेशेंट फिजिक्स ट्यूटर, यू यूजेस एनालॉजी फॉर कॉम्प्लेक्स। मैं इसको हिंदी में समझा देता हूँ, आप लोग पढ़ लेना। इसका मतलब ये है कि तुम एक फिजिक्स टीचर की तरह एक्ट करोगे, जो कि बहुत ज़्यादा पेशेंस होगा, जिसके अंदर बहुत पेशेंस होगा, और तुम कोई भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को जब एक्सप्लेन करोगे तो उसको हमेशा एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, एनालॉजीज मतलब होता है रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करोगे। तुम कभी भी आंसर्स को डायरेक्टली नहीं दोगे, ठीक। यू गाइड विद द क्वेश्चंस, तुम क्वेश्चन के साथ गाइड करोगे और अडेप्ट करोगे स्टूडेंट लर्निंग स्टाइल को, कि स्टूडेंट किस एग्जाम्पल पे अच्छे से समझ जाता है, तुम उसी लर्निंग को फॉलो करोगे और आगे भी उसी टाइप के एग्जाम्पल्स दोगे, ठीक है। अब मैं इसका भी आपको डिफरेंस दिखाता हूँ, ध्यान से डिफरेंस समझना आप। ये सिस्टम प्रॉम्प्ट है जो कि हम चैट जीपीटी को देने वाले हैं। चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफरेंस में आप देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट इज मीनिंग ऑफ HTML, ठीक है। मैंने एक सिंपल क्वेश्चन लिखा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ HTML। तो ये HTML लिखा, इससे रिलेटेड यहाँ पे कोड दे दिया और बहुत सारी चीज़ें इसने दी, ठीक। सेम हम काम करते हैं, हम बस डिफरेंस देखना चाहते हैं। सेम हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे इसको एक रोल प्रोवाइड कर दिया पूरा बढ़िया से कि ये किस तरीके से रिएक्ट करेगा। अब हम क्या करते हैं, ये फिजिक्स ट्यूटर की जगह हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोग्रामिंग ट्यूटर, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स का क्वेश्चन थोड़ी पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे रन करा लेते हैं। अब यहाँ पे देखो ये आउटपुट कैसे निकाल के देगा, देखो यहाँ पे ये आउटपुट निकाल के देखा, यहाँ पे एग्जांपल्स दिया, जब भी तुम वेबसाइट ओपन करते हो तुमको क्या दिखता है, बटन्स दिखते हैं, पैराग्राफ दिखते हैं, उसके हिसाब से इसने आंसर दिया और बहुत सिंपल सा इसने कोड दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी इसने पूछा, नीचे यहाँ पे देखो ऊपर यहाँ पे बहुत सारे इसने टैग दे दिए, इसने ये सारा स्ट्रक्चर वगैरह दे दिया, जो कि एक नॉर्मल जो बिगनर लेवल होता है उसको समझने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये चेंजेस निकल के आते हैं। ये बहुत ही बेसिक डिफरेंस है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसी को बोलते हैं सिस्टम प्रॉम्प्ट। जब भी हम कॉन्टेक्स्ट प्रॉम्प्टिंग करेंगे तो सबसे पहले हम सिस्टम प्रॉम्प्ट देंगे, मतलब हम पर्सनालिटी डिफाइन करेंगे उस मॉडल का या उस AI टूल का कि तुम किस तरीके से एक्ट करोगे। दूसरा हमारा आता है यूजर प्रॉम्प्ट। यूजर प्रॉम्प्ट बेसिकली हमारा प्रॉम्प्ट होता है कि हमको क्या काम करवाना है, ठीक है। जैसे कि एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट है, राइट ए मार्केटिंग ईमेल, ठीक है। तो ये गलत प्रॉम्प्टिंग है, हम अपना यूजर प्रॉम्प्ट जैसे हमने सीखा था उसी हिसाब से देंगे, एक प्रॉपर प्रॉम्प्टिंग लिखेंगे कि हमको क्या काम करवाना है, इसके साथ हम सिस्टम प्रॉम्प्ट भी ऊपर जोड़ देंगे जैसा कि मैंने इसके पहले जोड़ा है। तीसरा हमारा है स्टेट एंड हिस्ट्री। देखो दो लेयर हो गए, पहला लेयर हमारा सिस्टम प्रॉम्प्ट हो गया, दूसरा लेयर हमारा यूजर प्रॉम्प्ट हो गया, तीसरा लेयर है हमारा स्टेट एंड हिस्ट्री। अब बहुत ही ध्यान से समझना स्टेट एंड हिस्ट्री क्या होती है। स्टेट एंड हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि जो भी इसने यहाँ पे आउटपुट प्रेजेंट वगैरह किया, ठीक है, ये सारे आउटपुट प्रेजेंट किया ना, ये सारे आउटपुट प्रेजेंट किया। अब हमको क्या करना है, कोई क्वेश्चन पूछना है इसी से रिगार्डिंग, तो ये क्या करेगा, अपने हिस्ट्री को देखेगा किसने कौन से हिस्ट्री प्रिपेयर किया। तो मैं ऐसे पूछता हूँ, व्हाट लैंग्वेज स्टैक यू यूज्ड फॉर क्विज गेम, ठीक है, तुमने क्विज गेम के लिए कौन सा लैंग्वेज यूज किया है। तो क्विज गेम के लिए इसने देखो कौन सा लैंग्वेज यूज किया। अब ध्यान से एक चीज़ और देखना, ये उसी तरीके को फॉलो कर रहा है, ये हमको सिखा रहे हैं ना, देखो ये हमको चीज़ें बता रहे हैं, तो जो हमने यहाँ पे लर्निंग स्टाइल डाला था उसी लर्निंग स्टाइल के हिसाब से भी ये दे रहा है, ठीक है। कौन सा लैंग्वेज स्टैक इसने यूज किया, ध्यान से देखो, तो ये बेसिकली हमको बता रहा है कि HTML से जावास्क्रिप्ट ने यूज किया और उसी सिंपल लैंग्वेज उसने बताया कि जो हमने क्विज किया। इसी को बोलते हैं स्टैक एंड हिस्ट्री, कि इसको हिस्ट्री पता होनी चाहिए। आगे जब एजेंटिक सिस्टम आप पढ़ोगे ना तो ये और भी ज़्यादा काम आता है। एक और लेयर होता है जिसे हम बोलते हैं रिट्रीव्ड इन्फॉर्मेशन। रिट्रीव्ड इन्फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि चैट जीपीटी कहीं और से इन्फॉर्मेशन को ले रहा है। अब एक और एग्जांपल के साथ साथ हमको समझाता हूँ। जैसे कि मान लो हमको क्वेश्चन पूछना है, हमारे पास एक कोई टॉपिक है, उस टॉपिक से रिलेटेड हमको क्वेश्चन पूछना है, लेकिन वो टॉपिक बहुत बड़ा है। जैसे कि मान लो पूरा चैप्टर है 4 पेज 5 पेज का, तो 4 पेज 5 पेज हम यहाँ पे नहीं डालेंगे, हम अपना प्रॉम्प्ट लिखेंगे। बेसिकली मैं आपको क्विक तरीके से, जैसे हम क्या ये इंपोर्ट कर लिया और हमने बोला कि एक्सप्लेन इट इन 3 लाइन्स, ठीक है, कि इसको 3 लाइन में एक्सप्लेन करो। अब ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से गेन करेगा, इस फाइल से गेन करेगा। इसी को बोलते हैं रिट्रीव्ड इन्फॉर्मेशन। यह भी एक फीचर होता है AI टूल का, यह भी पार्ट है हमारा कॉन्टेक्स्ट का, ठीक है। यह भी कॉन्टेक्स्ट, देखो 3 टूल इसने क्या किया, यहाँ पे 3 लाइन में इसको मुझे एक्सप्लेन कर दिया कि बेसिकली ये है क्या, ठीक है। अब ये हमारा रिट्रीव्ड इन्फॉर्मेशन हो गया, जहाँ पे जो हमारा
इन्फॉर्मेशन होता है वो डॉक्यूमेंट्स है, डेटाबेस है, एपीआईज, नॉलेज बेसिस, कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि आप आगे चल के अगर डेवलपर्स हो तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। बाकी मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन टेकी चीज़ों का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मे भी आप कंफ्यूज हो जाएं। बाद हमारा पांचवा लेयर है जो कि टूल्स एंड कैपेबिलिटीज़ है। टूल्स एंड कैपेबिलिटीज़ ही एक ऐसा पार्ट है जो हमारे नॉर्मल एलएलएम को एक एजेंटिक सिस्टम बनाता है। ठीक है, टूल्स एंड कैपेबिलिटीज़ का मतलब ये होता है कि अब वो एआई टूल क्या काम कर सकता है आंसर देने के अलावा। ठीक है, जैसे कि क्या वो इंटरनेट पे सर्च कर सकता है, क्या वो ईमेल भेज सकता है, क्या वो किसी कोड को रन करवा सकता है, क्या डेटाबेस को अपडेट कर सकता है। तो ये पांचवा लेयर होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ओपन करूँ और ऊपर जाऊँ तो जो इसने कोड दिया था मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो ये क्विज वाला कोड दिया था, तो ये क्या कर सकता है, इस कोड को रन करवा सकता है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो देखो ये कोड यहाँ पे रन हो चुका है। ठीक है, और ये कोड हमारा चल रहा है। तो ये कोड कैसे चल रहा है, क्योंकि इसके पास वो एआई टूल है। क्या ये सर्च कर सकता है? हाँ, यहाँ पे आप डालोगे तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे डीप रिसर्च का ऑप्शन है, वेब सर्च का ऑप्शन है, ये सारे टूल्स हैं। वेब सर्च पे ऑन करोगे तो ये क्या करेगा, इंटरनेट पे सर्च कर सकता है। थिंकिंग मोड ऑन करो तो ये रीजनिंग मॉडल में चला जाएगा। डीप रिसर्च करोगे तो ये बहुत सारी वेबसाइट को रिसर्च करेगा, और भी कई सारे हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो और भी कई सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे माइक ऑन कर सकते हो, यहाँ पे आप बोल सकते हो, सारे टूल्स हैं। तो ये हमारा पांचवा लेयर होता है। ठीक है, अब कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग के 4 काम होते हैं। कौन कौन से काम होते हैं? पहला है कॉन्टेक्स्ट ऑफलोडिंग। कॉन्टेक्स्ट ऑफलोडिंग का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई भी प्रॉम्प्ट लिखते हैं तो अगर हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एआई टूल को देना है, जैसे कि मान लो हमको एक एग्जाम पेपर क्रिएट करना है, तो एग्जाम पेपर क्रिएट करने के लिए मान लो हमको 5 चैप्टर से 10 क्वेश्चन चाहिए। तो अब हम क्या इसको 5 चैप्टर का पूरा टेक्स्ट कॉपी करके थोड़ी ना हम अपने प्रॉम्प्ट बॉक्स में लिखेंगे। हम क्या करेंगे, एक पीडीएफ बना लेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे किया है। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे नीचे जाते हैं अगर, तो हमने क्या किया, पीडीएफ डाला कि हमको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो हम ऐसे क्या करेंगे, 5 चैप्टर का पीडीएफ बना लेंगे और उस पीडीएफ को हम यहाँ पे अपलोड करके अपना छोटा सा प्रॉम्प्ट लिखेंगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट ऑफ लोडिंग, कि जब भी हमको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देने होते हैं ना, तो हम उसके लिए कॉन्टेक्स्ट ऑफ लोडिंग का यूज़ करते हैं कि उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन का एक फाइल बना लेंगे, टेक्स्ट फाइल, पीडीएफ फाइल, और वो हम देके उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछेंगे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो हमारा एआई टूल है ना, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन भूल जाता है। जब बहुत बड़े बड़े हम इसको टेक्स्ट दे देते हैं, पहली बात तो इसका टेक्स्ट लिमिटेड होता है, हम इतने ही टेक्स्ट दे सकते हैं, तो इस वजह से बहुत समस्या हो जाती है। अब जैसे मान लो हमको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि आर्टिकल 18 क्या कहता है, तो बेसिकली हम इसको ये थोड़ी करेंगे कि हम पूरा आर्टिकल 18 जितना भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बुक है उसका पूरा टेक्स्ट कॉपी करके हम इसको दे देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। या तो हम क्या करेंगे, हम वेब सर्च ऑन कर लेंगे ताकि इंटरनेट पर सर्च करके बता सके, या फिर अगर हमारे पास उस आर्टिकल से रिलेटेड जो भी पीडीएफ है वो पीडीएफ हम अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को कॉन्टेक्स्ट ऑफलोडिंग बोलते हैं। दूसरा हमारा है कॉन्टेक्स्ट रिडक्शन। कॉन्टेक्स्ट रिडक्शन का मतलब ये होता है कि देखो, एक एआई टूल को कोई भी आंसर देने के लिए कई सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। अब एक आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे काम करता है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, ये मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा। ठीक, अब इस प्रॉम्प्ट को लिखने के बाद ये क्या करेगा, सबसे पहले तो ये प्रॉम्प्ट देखेगा जो हम लिख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। उसके बाद ये सारे हिस्ट्री को देखेगा कि अभी तक इसने क्या चैट किया, इतने सारे चैट हैं। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे जब हम ओपन करेंगे तो इसने अभी तक जो मैंने चैट किया उसके हिसाब से देखेगा कि हमने क्या क्या चैट किए हैं, उसके हिसाब से ये क्या करेगा, क्वेश्चन यहाँ पे देगा। ठीक है, उससे रिलेटेड पूरा जब एनालाइज कर लेगा तब आउटपुट देगा। अब इतने सारे टेक्स्ट को ऐसे एग्जैक्टली सेम टू सेम ऐसे ही रखना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करता है, ये बेसिकली समरी क्रिएट करता है कि जो भी हमारे यहाँ पे आउटपुट है उस आउटपुट का एक समरी बना देता है कि हमने इस आउटपुट के अंदर क्या बात की। तो 5 लाइन 10 लाइन का समरी बना देता है। इससे क्या होता है कि बहुत सारे जो हमारे हिस्ट्री होते हैं ना, वो हिस्ट्री हम मेंटेन करके रखते हैं। आई जस्ट होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसी को बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट रिडक्शन। ठीक है, उसके बाद हमारा कॉन्टेक्स्ट रिट्रीवल है। कॉन्टेक्स्ट रिट्रीवल बेसिकली क्या होता है कि हम डेटा कहीं से एक्सेस करें, चाहे हम इंटरनेट पे सर्चेस करें। जैसे कि मान लो हमको 10 पेज से, जैसे हमको मान लो कि 10 वेबसाइट से हमको कुछ टॉपिक्स निकालने हैं कि इस टॉपिक के बारे में रिसर्च करो 10 वेबसाइट से या 20 वेबसाइट से। तो ये क्या करेगा, उस वेबसाइट पे जाएगा, वहाँ से रिसर्च करेगा, वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकालेगा, उसके बाद आपको आउटपुट निकाल के देगा। उसी को बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट रिट्रीवल। ये भी एक काम होता है कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग या कॉन्टेक्स्ट इंजीनियर का। कॉन्टेक्स्ट आइसोलेशन बेसिकली हम एजेंटिक सिस्टम जब यूज़ करते हैं, मल्टी एजेंट सिस्टम तब हम यूज़ करते हैं। मल्टी एजेंट सिस्टम क्या, कि एक एआई टूल है, मान लो एक एआई टूल है, वो क्या किया, टॉपिक सर्च किया, बेसिकली वो क्या कर रहा है, पूरा वीडियो क्रिएट करके अपलोड कर दे रहा है यूट्यूब पे। एक ऐसा टूल है। ठीक है, ये उसका काम है। तो अब क्या करेगा वो, सबसे पहले तो आइडिया रिसर्च करेगा, चैनल को एनालाइज करेगा, आइडिया रिसर्च करेगा। आइडिया रिसर्च करने के बाद उससे रिलेटेड स्क्रिप्ट निकालेगा। स्क्रिप्ट निकालने के बाद ऑडियो और वीडियो क्रिएट करेगा, फिर दोनों को मैचअप करेगा। उसके बाद मैचअप करने के बाद उसको चैनल पे अपलोड करेगा। ठीक है, मान लो ये पूरा काम कर रहा है। तो अलग अलग एजेंट अलग अलग काम कर रहे हैं। तो जो भी एजेंट काम कर रहा है उसका जो इन्फॉर्मेशन जितना वो उसको एक्सेस मिला वो उतना ही कर सकता है। जैसे कि जो पहला एजेंट है जो आइडिया निकालता है, उसका काम केवल इतना है कि इंटरनेट पे सर्च करके आइडिया निकाले। उसके पास चैनल का इन्फॉर्मेशन होगा कि हाँ चैनल किस कैटेगरी का है, क्या टाइप है वो, ये ना कि कौन वीडियो किस तरीके से एडिट होगा, वीडियो कैसे एडिट होगा, वीडियो इमेजेस कैसे जनरेट होंगे, ये सब उससे मतलब नहीं है।
तो ऐसे ही जो हमारा अलग अलग प्रॉम्प्ट होता है ना, वो कॉन्टेक्स्ट प्रॉम्प्ट होता है, सब आइसोलेटेड होते हैं, अलग अलग होते हैं। जब हम मल्टी एजेंट सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो ये आप 4 चीज़ें देख सकते हो जो कि कॉन्टेक्स्ट इंजीनियर का काम होता है: कॉन्टेक्स्ट ऑफलोडिंग, कॉन्टेक्स्ट रिडक्शन, कॉन्टेक्स्ट रिट्रीवल एंड कॉन्टेक्स्ट आइसोलेशन, जो कि आने वाले एजेंटिक सिस्टम में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट मॉड्यूल नंबर 3, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम प्रैक्टिकल सेशंस करने वाले हैं। तो मॉड्यूल नंबर 3 हमारा होने वाला प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग कैसे काम करती है, कॉन्टेक्स्ट कितना बड़ा रोल प्ले करता है जब भी हम एआई टूल के साथ बातचीत करते हैं, कोई कम्युनिकेशन करते हैं या कोई भी काम करवाना चाहते हैं। हाउ कॉन्टेक्स्ट हेल्प। तो इसमें मैंने कुछ टॉपिक्स ले रखे हैं जिसकी मदद से मैं जिस प्रॉम्प्ट की मदद से आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाए, और किस तरीके से कॉन्टेक्स्ट आपको लिखना है वो आप एग्जैक्टली इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। वेल, तो सबसे पहला है कि फॉर स्टूडेंट्स, जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे कि मान लो कोई स्टूडेंट्स है, उनको कोई टॉपिक समझना है, ठीक है, तो वो बेसिकली मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो करते हैं बेसिकली ये सब प्रॉम्प्ट लिख देते हैं। क्या प्रॉम्प्ट लिखते हैं? जस्ट गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन या हेल्प मी अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाता हूँ। सो बेसिकली मान लो हमारे पास है एनसीईआरटी का क्लास 10th का चैप्टर 1 हमको समझना, आई थिंक केमिकल रिएक्शन है, वो काफी समय हो गया मेरे को पढ़े हुए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ समराइज चैप्टर 1 ऑफ एनसीईआरटी सीबीएसई लिख सकते हैं या जो भी है, एनसीईआरटी तो सबका सेम ही होता है, ठीक है। बुक लिख देता हूं मैं, साइंस। मैंने केवल इतना प्रॉम्प्ट लिखा, मोस्टली लोग यही प्रॉम्प्ट वगैरह लिखते हैं। तो अब क्या करेगा, चैप्टर 1 यहाँ पे मेरे को समझाएगा कि मैटर क्या होता है, प्रैक्टिकल्स ऑफ मैटर्स क्या होते हैं, चेंजेस स्टेट्स क्या होता है, लेटेंट हीट वगैरह सब चीज़ें मेरे को समझा रहा है, ठीक है। नॉर्मल एक प्रॉम्प्ट है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जब हम कॉन्टेक्स्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं, ये गलती मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं, इसकी वजह से हमको आंसर जेनरिक मिलता है, ठीक है। क्योंकि अब एआई आंसर जेनरिक क्यों दे रहा है? क्योंकि एआई को नहीं पता कि आपको क्या क्या ऑलरेडी समझ में आ चुका है, किस टॉपिक के अंदर आप ऑलरेडी कंफ्यूज्ड हो, ये एआई को नहीं पता है। वो नहीं जानता कि आप किस स्टाइल से लर्निंग करते हो, मतलब किस स्टाइल में आपको समझ में आ जाता है। क्योंकि अगर हर स्टाइल में समझ में आ जाता तो टीचर एक बार बताता, आपको समझ में आ जाता। और इसी रीजन की वजह से आप सीख नहीं रहे हो, बस आप चीज़ों को देख रहे हो और रटने की कोशिश कर रहे हो। बट एग्जैक्टली में एआई आपको इतने अच्छे तरीके से समझा सकता है ना, बस आपको लिखना आना चाहिए। तो बैड प्रॉम्प्ट आपका यही हो गया कि समराइज चैप्टर 4 ऑफ बायोलॉजी टेक्स्ट बुक्स, नॉर्मली आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो जनरिक आंसर आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि आप देख सकते हो। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, एआई को अपना स्टडी पार्टनर बनाना। आप जस्ट इमेजिन करो कि जब आप किसी को स्टडी पार्टनर बनाते हो तो आप उससे किस किस तरीके के सवाल पूछते हो, उसको पता होता है कि आपको कहाँ समझ में आ रहा है, कैसे समझ में आ रहा है, कौन से एग्जाम्पल देने। वो यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट का फॉर्मेट लिखा है, देखो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे मैंने कितना दिया, प्रॉम्प्ट है, बस लिखने का तरीका बदल गया है। तरीका इन द सेंस कि ये नहीं कि माई कोर्स कॉलन लगा के ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखने का मतलब ये है कि इस प्रॉम्प्ट में डिटेल इन्फॉर्मेशन दी होगी कि आपका कोर्स कौन सा है, चैप्टर कौन सा है, क्या आप ऑलरेडी इसके अंदर जानते हो, किस टॉपिक के अंदर आप ऑलरेडी कंफ्यूज हो, क्या क्या किस तरीके से आप लर्निंग करना पसंद करते हो, आपका मेन गोल क्या है इस चैप्टर को देने का, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस आप लगाना चाहते हो, किस फॉर्मेट में आपको रिजल्ट चाहिए, ठीक है। ये सारा चीज, इसी को बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट। अब इस प्रॉम्प्ट को आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, इस प्रॉम्प्ट को आपको हिंदी में भी लिख सकते हो। मेरे पास एनसीईआरटी का क्लास 10th का साइंस का चैप्टर 1 पढ़ा हुआ है, तो उसी का मैंने पीडीएफ अपलोड कर दिया, क्योंकि हम इसी से समझने वाला। आप एक ही रिजल्ट देखो और जो मैं प्रॉम्प्ट लिख रहा हूं उसका रिजल्ट देखो। सबसे पहले कोर्स का नाम आपका क्या है, कोर्स का बेसिकली क्या है, आप क्लास 10 से हो, ठीक है। तो नॉर्मली आप क्लास 10 डाल सकते हो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसके लिए, ठीक है। मैंने वो इसलिए बोला कि प्रॉम्प्ट आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेफरेंस पीडीएफ। रेफरेंस पीडीएफ मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि पीडीएफ में चैप्टर 1 ऑलरेडी मेंशन्ड है, ठीक। इसके अंदर मैं क्या जानता हूँ, तो इसके अंदर फिलहाल मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नथिंग, ठीक है। अब इसके बाद व्हाट कंफ्यूजेस मी, एवरीथिंग, ठीक है। नॉर्मली आप अपने हिसाब से टॉपिक्स डाल सकते हो। लर्निंग स्टाइल क्या है, तो लर्निंग स्टाइल बेसिकली मैं हैंड्स ऑन, यहाँ पे डिस्कशन बेस्ड है, मैं डिस्कशन बेस्ड पसंद करता हूँ। आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, आप किस तरीके से पढ़ना पसंद करते हो, कि जब कोई ज़्यादा एग्जाम्पल देता है तब समझ में आता है, या कोई डिटेल में जो दिया है उसी की समरी बताता है तब समझ में आता है, या कोई प्रैक्टिकली करके दिखाता है एग्जाम्पल के साथ विजुअलाइज कराता है तब समझ में आता है। तो ऐसे कई सारे लर्निंग स्टाइल हो सकते हैं, ठीक है। अब ये मुझे एग्जाम के लिए समझना है। कॉन्स्टेंट, ये मैं ऑलरेडी यही रहने देता। कॉन्स्टेंट मतलब क्या करना है कि आपको रियल वर्ल्ड का एग्जाम्पल देना है और अच्छे अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करनी है। फॉर्मेट किस फॉर्मेट में चाहिए, तो बेसिकली मैं यहाँ पे फॉर्मेट एक सेलेक्ट कर देता हूँ। मुझे यहाँ पे चाहिए वन एनालॉगी दैट मेक्स मी क्लिक। एनालॉगी मतलब होता है कि कुछ ऐसे रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल जिसका रेफरेंस देके हम समझाते हैं, ठीक है। तो या ये मैंने प्रॉम्प्ट लिख दिया। अब मैं फिर बोल रहा हूँ, ये प्रॉम्प्ट इंग्लिश में लिखा, ऐसा ये नहीं कि आप यही कॉपी पेस्ट कर दोगे, बिल्कुल नहीं। यही कॉपी पेस्ट आपको नहीं करना है, ठीक है। आप अपने हिसाब से हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती व्हाट्सएप लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे उसी हिसाब से देखो, यहाँ पे चीज़ें समझाना शुरू किया है। पहले क्या लिखा, इमेजिन यू आर अ शेफ रेस्टोरेंट, ठीक है। देखो रियल लाइफ एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा है, एंड उसी एग्जाम्पल्स देके यहाँ पे समझाना शुरू कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से देखो,
तो ये आपका डिटेल में हमको समझाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो ये एक तरीका होता है और एक नॉर्मल तरीका होता है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं हम कॉन्टेक्स्ट, और इसी वजह से हमारा कॉन्टेक्स्ट देने से कितना ज़्यादा आउटपुट चेंज हो गया। तो आपको प्रोवाइड करना है क्या, कॉन्टेक्स्ट। एक तरीका और हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स के बारे में हमारे पास थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई एक टॉपिक है, जैसे कि अगर मैं मास्टर्स कर रहा हूँ तो लैंग्वेजेस के बारे में मेरे को थोड़ा बहुत नॉलेज है और कहीं कहीं मेरे को कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मुझे कुछ टॉपिक समझना है, तो तुम मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछो, और अगर मुझे उसका आंसर नहीं आएगा तो मुझे उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये एक प्रॉम्प्ट है सिंपली। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे कि मान लो यहाँ पे प्रॉम्प्ट का एग्जाम्पल है, आई एम फर्स्ट स्टूडेंट स्टडिंग सब्जेक्ट वगैरह मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल दिया C++, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे जो टॉपिक समझना है वो यहाँ पे ऊप्स है, और मेरा वीक जो एरिया है वो भी यहाँ पे अब्स्ट्रैक्शन है, ठीक है। अब्स्ट्रैक्शन एक टॉपिक होता है, वो मेरा वीक एरिया है। और रोल मैंने यहाँ पे दे दिया एक्ट एज ए स्ट्रिक्ट प्रोफेसर। प्रोसेस यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली क्वेश्चंस पूछना है इस तरीके से, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ और टॉपिक्स हैं, और लास्ट मैंने क्या किया, स्टार्ट विद क्वेश्चन। बेसिकली मैंने यहाँ पे एक और टीचिंग मेथड अप्लाई किया है कि जब भी आपको कोई चीज़ समझना हो तो ये रिवर्स टीचिंग मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें क्या बोल सकते हो एआई को कि देखो मुझे इस टॉपिक में समझना है, ये चीज़ें मुझे समझ में आती हैं, ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती हैं। तो मैं प्रोफेसर की तरह एक्ट करो, मेरे से 1 बाय 1 उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछो, जिस क्वेश्चन का आंसर मेरे को नहीं आएगा उस क्वेश्चन को मुझे समझाने की कोशिश करना, ठीक है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अब ये क्या करेगा, अब मेरे से उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, और अगर मेरे को उससे रिलेटेड आंसर्स नहीं आए तो वो उस टॉपिक को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा। तो ये क्या बोला है कि ये बोला 10 क्वेश्चन प्रिपेयर करेगा, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली इसने एक क्वेश्चन पूछा है, अगर मैं इसका आंसर देता हूँ तो ठीक है, आंसर सही होता तो उसके हिसाब से एक्सप्लेनेशन देगा, और नहीं सही होता तो एक्सप्लेनेशन नहीं देगा। तो इसी को बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट। बेसिकली कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि आप कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एआई को दे सकते हो जिसकी मदद से वो बेहतर से बेहतर आउटपुट प्रेजेंट कर पाए। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं कि जैसे मान लो आप एआई इंथुजियास्टिक हो, आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह सीखा और आपको प्रोजेक्ट्स बनाना है, ठीक है। अब मान लो आपने सीखा, C++ सीखा, उससे रिलेटेड आपको प्रोजेक्ट्स बनाना है, लेकिन आपको आप एआई पे सिंपली क्या डाल देते हो कि C++ से रिलेटेड मुझे प्रोजेक्ट आइडियाज हो, 10 प्रोजेक्ट आइडिया, आप इतना लिखते हो, ठीक। अब वो क्या करता है, 10 प्रोजेक्ट आइडिया दे देता है, जो कि बेसिक प्रोजेक्ट आइडियाज होते हैं, जो हर कोई सर्च करता है, हर कोई को वही देता है। लेकिन अगर आप यूनिक आइडियाज चाहते हो ना, तो आप यूनिक आइडियाज ऐसे नहीं निकाल सकते। अब आप अगर एआई को बताते हो कि आपको किस लैंग्वेज से चाहिए, आपने क्या क्या सीखा उसके अंदर, क्या क्या ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते, ठीक है। प्रोजेक्ट आइडिया बिगिनर होना चाहिए कि एडवांस लेवल का होना चाहिए, रियल वर्ल्ड होना चाहिए या डेमो आपको चाहिए। इस तरीके से आप अगर पूरा डिटेल कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करते हो तो उसके बाद जो आपको प्रोजेक्ट आइडियाज मिलेंगे वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक होंगे। मैं दोनों के बीच का आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। अब जैसे मुझे वेब डेवलपमेंट आता तो मुझे 10 प्रोजेक्ट आइडिया चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिव मी 10 प्रोजेक्ट्स आइडियाज ऑन वेब डेवलपमेंट, ठीक है। मैं 10 प्रोजेक्ट आइडियाज मांगता हूँ वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो अब ये क्या करेगा, 10 प्रोजेक्ट आइडिया देगा, जो कि सबसे पहला हमारा नोट्स एप्लीकेशन दे दिया, जॉब पोर्टल दे दिया, एक्सपेंस ट्रैकर दे दिया। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपके पास मोबाइल है, आप अभी सर्च करो और इसमें से आपको 90% जो आपका ये है ना वो सेम देगा। अब हम इसको एक पूरा कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं कि मुझे वेब डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, उससे रिलेटेड कैसे प्रोजेक्ट चाहिए, उस हिसाब से मैं प्रोजेक्ट्स वगैरह मंगाता हूँ। यहाँ पे मैंने अपने स्किल्स डाल दिया कि मेरे को थोड़ा बहुत पाइथन आता है, वेब डेवलपमेंट आता है, और बिगिनर एआई स्टूडेंट हूँ मैं, ठीक है। इंटरेस्ट मेरा गेमिंग है, सस्टेनेबल है, म्यूजिक है, फिटनेस है। मेरा इंटरेस्ट कहाँ कहाँ है, टाइम कितना मेरे पास अवेलेबल है, हफ्ते में कितना दिन अवेलेबल है, ठीक है। मैं इसके अंदर क्या क्या लर्न करना चाहता हूँ कि मैं डिप्लॉयमेंट लर्न करना चाहता हूँ, एआई लर्न करना, एपीआईज वगैरह, फ्रंट एंड डिजाइन। मेरे कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स के मैंने इसको एग्जाम्पल भी दिए ताकि इसको पता चल जाए कि मैं किस लेवल तक के प्रोजेक्ट बना सकता हूँ, ठीक है। कुछ रूल्स मैंने बता दिए, जैसे कि मैं ये सोलो प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, कोई टीम नहीं है मेरे पास, ठीक है। पोर्टफोलियो वर्दी होना चाहिए जो कि मेरे पोर्टफोलियो को सूट करे। गोल क्या होना चाहिए, समथिंग आई कैन शो टू द एम्प्लॉयर्स, ऐसा कुछ जो मैं अपने एम्प्लॉयर्स वगैरह को शो कर सकूं। तो कुछ इस टाइप से मैंने यहाँ पे दिए। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसको रन कराता हूँ, ठीक है। ये मैंने कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड किया। अब यहाँ पे देखो क्या दे रहा है, एआई फिटनेस कोच, एआई म्यूजिक रिकमेंडेशन प्लेटफॉर्म, कार्बन फुटप्रिंट ऑफ एआई ट्रैकर, मल्टीप्लायर एआई गेम असिस्टेंट, एआई रिज्यूमे एंड पोर्टफोलियो एनालाइजर। ये कितने अच्छे अच्छे यहाँ पे टॉपिक्स और आइडियाज दे रहा है। एंड यहीं ऊपर देखो, ये काफ़ी जेनरिक्स हैं। जो लोग प्रोग्रामिंग और डेवलपमेंट फील्ड में उनको पता होगा कि ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो हर स्टूडेंट अपने वेब डेवलपमेंट सीखने के बाद मैक्सिमम यही सारे प्रोजेक्ट्स बनाता है। बट ये सब प्रोजेक्ट्स आइडियाज बहुत कम लोग ट्रैक कर पाते हैं। दिस इज बिकॉज ओनली यू यूज्ड अ गुड कॉन्टेक्स्ट। और आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कॉन्टेक्स्ट एआई को दोगे, क्या इन्फॉर्मेशन दोगे, क्या बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहिए जिससे कि आपका आउटपुट निकल के आए।
यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक एग्जांपल हो सकता है कि कई बार आप एआई में कोई भी आंसर्स वगैरह पूछते हो तो आपके बारे में जो भी डिटेल रहता है एआई भूल जाता है, ठीक है। मान लो आपने पास में कुछ चैट किया अपने चैनल के बारे में या आपने जो जो स्किल सीखा उसके बारे में तो नहीं पता है, तो आप क्या कर सकते हो, एक फाइल बना सकते हो कॉन्टेक्स्ट माई कॉन्टेक्स्ट.md, जिसमें आप अपना पूरा डिटेल लिख के रख सकते हो। और जब भी आपको एआई से कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछने होंगे जिसमें कई सारे डिटेल्स देने रहते हैं, तो बेसिकली ये कॉन्टेक्स्ट फाइल आप अपलोड करके उसके बाद आप अपना प्रॉम्प्ट लिख सकते हो। तो बेसिकली ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका एक टाइप का कॉन्टेक्स्ट हो गया। सो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स के प्रॉम्प्ट मैंने इस पीडीएफ के अंदर सेव कर रखे हैं, ठीक है। वो अलग अलग कैटेगरीज के हैं, चाहे आप कंटेंट क्रिएटर हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप मार्केटर हो, चाहे आप एआई एंथुसियास्टिक हो, चाहे आप डेवलपर हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो। हर लोगों के लिए मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट का टेम्पलेट इसके अंदर दे रखा है, जिसके अंदर आपको क्या क्या कॉन्टेक्स्ट देने चाहिए उसका पूरा गाइड है इसके अंदर। तो ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, क्लिक करके जाकर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो इसको बस आपको प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कॉन्टेक्स्ट देने की कोशिश करनी है। अब अभी बहुत बड़ा सवाल आता है जो कि मॉड्यूल 4 के अंदर समझने वाले हैं कि हमको कितना इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, क्योंकि देखो जब भी आप चैट जीपीटी पे कोई भी इन्फॉर्मेशन दोगे तो वो एक लिमिटेड फॉर्मेट में ही टेक्स्ट को प्रोसेस कर पाएगा। आप इसको ऐसे समझो कि जैसे कोई इंसान है, उसको एक ही साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें समझा दोगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। जैसे कि मान लो कि आपका कोई दोस्त है, स्कूल में आपको कई सारी चीज़ें पढ़ाई गई, तो अगर आप उसको कुछ समझाना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप कैसे समझाओगे, समराइज्ड फॉर्म में समझाओगे ना, की पॉइंट्स केवल बताओगे, इतना ही समझाओगे जितना कि उसको सारी चीज़ें समझ में आ जाए, कंफ्यूज ना हो। अगर आप एक एक लाइन जैसे जैसे हुआ, एक एक लाइन जो जो टीचर ने बोला वो एक एक लाइन आप उसको समझाने लग जाओगे तो वो बोर हो जाएगा और उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सेम वही काम एआई का भी होता है कि अगर आप एआई को कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करते हो तो कितना कॉन्टेक्स्ट देना है, कैसे देना, और अगर आपने कम या ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट दिया तो क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, वो हम चीज़ें इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे यहाँ पे कब का कॉन्टेक्स्ट का जो फॉर्मूला वो फेलियर हो जाएगा, कब फेल हो जाएगा। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट ओवरलोड, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे देना। जैसे कि मैं अगर आपको एक एग्जांपल से समझाऊं तो मान लो आपको यहाँ पे कोई चैप्टर है उसको समझना है, ठीक है, या आपको ये चाहिए कि आपका एक इंग्लिश का लिटरेचर का बुक है और आप चाहते हो उसमें 7 चैप्टर है और सातों चैप्टर का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के दे, जिसके अंदर शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यू सारे टाइप के, मतलब आप पूरा क्वेश्चन पेपर बनवाना चाहते हो सातों चैप्टर से। तो कई लोग क्या करेंगे कि सातों चैप्टर पूरा कॉपी करेंगे उसके टेक्स्ट और इसी बॉक्स में लाके पेस्ट कर देंगे। ये बहुत बड़ी गलती है, इसी को बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट ओवरलोड। अब जब कॉन्टेक्स्ट ओवरलोड होगा तो उस सिनेरियो में जैसे यहाँ पे लिखा हो क्या हुआ, पेस्टिंग इंटायर 50 पेज डॉक्यूमेंट, कि अगर आपके पास बड़ा सा डॉक्यूमेंट है, बड़ा सा पीडीएफ है, तो पूरा टेक्स्ट आपने एक ही बार पेस्ट कर दिया, ठीक है, तो वो बहुत ही इररिलेवेंट होता है और एआई भूल जाता है कि क्या क्या चैप्टर पेश किया, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन और बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाता है, ठीक। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उसका पीडीएफ बना लो और पीडीएफ बना के अपलोड कर लो, पहला तरीका। दूसरा तरीका यह है कि जितना भी आपका इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को समराइज्ड कर लो, केवल की पॉइंट्स रखो और समराइज करने के बाद फिर एआई को दो, दूसरा तरीका। दोनों तरीकों में आपका रिजल्ट्स बहुत ही अच्छा आएगा। दूसरा प्रॉब्लम होता है कॉन्टेक्स्ट स्टार्वेशन का। कॉन्टेक्स्ट स्टार्वेशन का मतलब ये होता है कि जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है उतनी इंफॉर्मेशन उसको नहीं मिलती है। एक मैं अगर एग्जांपल के साथ अगर आपको कॉन्टेक्स्ट स्टार्वेशन का एग्जांपल समझाऊं तो जैसे आप अपने चैनल के लिए 10 आइडियाज चाहते हो, ठीक है, आपने चैनल का नाम बताया, चैनल की कैटेगरी बताई, जो कि नॉर्मली लोग बता देते हैं, चैनल का नाम लिखा, चैनल की कैटेगरी लिख दी कि किस कैटेगरी में आपने चैनल को बनाया हुआ है, दूसरा, और आपने लिख दिया कि 10 आइडियाज आपको चाहिए, तो वो क्या करेगा, आइडियाज दे देगा। लेकिन यहाँ पे आपको इतने स्पेसिफिक आइडियाज नहीं मिलेंगे जो इस एक्चुअली आप इस्तेमाल कर पाओ। उसकी बजाय आप और इन्फॉर्मेशन क्या क्या दे सकते हो, चैनल का कैटेगरी, नाम दो चाहे ना दो, चैनल का नाम, चैनल की कैटेगरी, कुछ वीडियोस के एग्जाम्पल्स, क्योंकि हर कैटेगरी के अंदर कुछ मिनी कैटेगरीज होती हैं। जैसे कॉमेडी के अंदर स्टैंड अप कॉमेडी हो गया या शो टाइप की कॉमेडी हो गई, अलग अलग टाइप की कॉमेडीज होती हैं, ठीक है, मीम टाइप की कॉमेडी हो गई। तो किस तरीके के आप सब कैटेगरीज रखते हो वो सब कैटेगरीज आपको बताओ, अपने कुछ वीडियोस के एग्जाम्पल्स इसको दो। उसके अलावा आप एनालिटिक्स भी दे सकते हो कि इस वीडियो पे इतना व्यूज़ गया था और इस वीडियो पे इतना कम व्यूज़ गया था। इससे एआई को समझ में आएगा कि आपको किस तरीके के टॉपिक्स देने हैं ताकि आपके चैनल के ऑडियंस उस वीडियोस को देखें, ठीक। दूसरा, तीसरा, किस ऑडियंस के लिए चाहिए, इंडियन ऑडियंस के लिए चाहिए कि बाहर के ऑडियंस के लिए चाहिए, कौन से आइडियाज चाहिए, शॉर्ट्स आइडियाज चाहिए या लॉन्ग वीडियोस के लिए आइडियाज चाहिए। तो ये ऐसे इंफॉर्मेशन है जो आपको एआई को देना चाहिए। ये सारे कॉन्टेक्स्ट हैं। ये कॉन्टेक्स्ट अगर आप एआई को देते हो तो आपका जो आउटपुट निकल गया बहुत अच्छा निकल गया। लेकिन यही नहीं देते हो तो इसी को बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्टार्वेशन, जिसकी वजह से एआई का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है हेलुसिनेशन का। वो अपने आप से चीजें अज्यूम कर लेता कि ऐसा नहीं ऐसा होगा, ऐसा नहीं ऐसा होगा, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है। तीसरा है आपका स्टेल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जो आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन होता है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, मान लो यहाँ पे चैट्स हैं, ठीक है, मैंने कई सारे चैट्स किए हैं, अब लास्ट में कुछ चैट है जो मैंने किया है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक
डायरेक्टरी सेटअप कमांड मैंने यहाँ पे लिया था, या वेबसाइट डिज़ाइन, या और भी कई सारे यहाँ पे रिज्यूमे इमेज क्रिएशन, ठीक है, या वाइब कोडिंग कोर्स का आइडियाज़ मैं निकाल रहा था यहाँ पे। तो वाइब, अब मैं यहाँ पे पूछूं कई महीनों के बाद कि वाइब कोडिंग का जो मैं कोर्स का आइडिया निकाल रहा था, उसमें जो लास्ट आइडिया था वो क्या था, या उसको फिर से फ्रेम करो, उसमें जो मिस्टेक्स है वो निकालो, जो हुक्स है वो निकालो। तो अब वो 6 महीने का आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन इसके पास नहीं रहेगा, क्योंकि एआई के पास लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट होता है, इसलिए क्योंकि इसमें मेमोरीज भी लगती हैं और स्पीड भी स्लो होती हैं, इसलिए लिमिटेड कैरेक्टर्स ये लोग रखते हैं, जिसको हम टोकन्स बोलते हैं, उसी को बोलते हैं स्टेल इन्फॉर्मेशन। खैर ये जो चीज़ है ना, वो जो एजेंटिक सिस्टम जो बिल्ड करेंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आप लोग नॉर्मल प्रोग्रामिंग करते हो तो आप लोग नॉर्मल एआई अगर यूज करो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चौथा है कॉन्फ्लिक्टिंग कॉन्टेक्स्ट, ऐसे कॉन्टेक्स्ट जो बार बार कॉन्फ्लिक्ट करें कि आपने यहाँ पे कुछ और दिया, वहाँ पे कुछ और दिया, तो इस केस में बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाएंगी, तो काफ़ी कॉमन सा है। पांचवा है कॉन्टेक्स्ट लीकेज। कॉन्टेक्स्ट लीकेज भी हमारा एजेंटिक एआई सिस्टम में इस्तेमाल होता है। बेसिकली ये कब है कि जैसे कि मान लो आपने एक पूरा सिस्टम बना रखा है, कि एक ऐसा सिस्टम जो डेली सुबह 9 बजे मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड करेगा, तो वो ऑटोमेटिक कर रहा है, तो बेसिकली उसी को बोलते हैं एजेंटिक सिस्टम, जो ऑटोमेटिक काम करे उसी को एजेंटिक सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो मान लो सबसे पहले आइडिया जनरेट होगा, आइडिया जनरेट होने के बाद स्क्रिप्ट जनरेट होगा, स्क्रिप्ट जनरेट होने के बाद ऑडियो जनरेट होगा, ऑडियो जनरेट होने के बाद उससे रिलेटेड वीडियोस जनरेट होंगे, फिर सारे वीडियोस की एडिटिंग होगी, एडिटिंग होने के बाद थंबनेल जनरेट होगा, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, फिर अपलोड होगा, सारी चीज़ें वहाँ पे पढ़ेंगी यूट्यूब पे, तब जाके वो पड़ेगा। तो इसमें 5-6 एजेंट्स का यूज हुआ है, ठीक है। अलग अलग एजेंट अलग अलग काम करेंगे भाई। अब वीडियो एडिटिंग जो है वो इमेज जनरेट करने वाला टूल तो थोड़ी कर सकता है। चैट जीपीटी केवल टेक्स्ट फॉर्मेट कर सकता है, वो वीडियो थोड़ी एडिट कर सकता है। वीडियो एडिट करने के लिए दूसरा एजेंट यूज होगा। तो ये सारे एजेंट हैं। अब जिस एजेंट को जिस इंफॉर्मेशन की जरूरत है उसको केवल वही इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। जैसे कि पे ऐसा आपने एजेंट इस्तेमाल किया जिसका काम है आइडिया जनरेट करना, अब उसको थंबनेल मिल रहा है कि ये थंबनेल है, इसके बेसिस पे आइडिया जनरेट करना है, तो थंबनेल तो पहले ही जनरेट चुका, तो आइडिया कैसे जनरेट होगा? मतलब जितनी इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए उतनी इन्फॉर्मेशन उस एजेंट को मिलना चाहिए। तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये जो पार्ट है ना, ये एजेंटिक सिस्टम वालों के लिए है। अगर आप नॉर्मल एआई टूल इस्तेमाल करते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होने वाला है। सो गाइस लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट, जो कि हमारा मॉड्यूल 5 और काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसी पार्ट के अंदर हम समझने वाले हैं कि आप कैसे एक्चुअली में कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का यूज करके पैसे कमा सकते हैं। देखो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 तरीके हैं, और जब तक आप किसी एक तरीके पे काम नहीं करोगे तब तक आप पैसे नहीं कमा पाओगे। जो भी मैं यहाँ पे तरीके रखा हूँ बहुत कम है, लेकिन वो ऐसे तरीके हैं जिन पे आप काम करोगे तो 100% गारंटी है कि आपको वहाँ पे अर्निंग स्टार्ट हो ही जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे तरीका ये है कि डिजिटल प्रोडक्ट बना के सेल करना। अब डिजिटल प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो ऑनलाइन इस्तेमाल होते हैं, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। जैसे कि कूलर ले लो, कूलर का फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिसको छू सकते हो, देख सकते हो। जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, जैसे पढ़ने की चीज़ें, वीडियोज़, ऑडियोज़, मीम्स, टैम्पलेट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सारे क्या हैं? ये सारे डिजिटल प्रोडक्ट हैं। तो आप डिजिटल प्रोडक्ट बना सकते हो। कुछ डिजिटल प्रोडक्ट के मैं एग्जांपल देता हूँ जो जिससे आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो जेन्युइनली। वो है, सबसे पहला आपका है ई बुक डिज़ाइन करके। आप अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे ई बुक डिज़ाइन कर सकते हो और बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो अमेजन केडीपी पे अपलोड करके। इस पे ऑलरेडी मैंने कोर्स बना रखा है, ये है कोर्स, आप चाहो तो जाके देख सकते हो। दूसरा तरीका है कॉन्टेक्स्ट एआई, कॉन्टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के टैम्पलेट बनाना। क्योंकि बहुत, देखो, अब जब कुछ मैंने आपको पीडीएफ दिए है ना, उस पीडीएफ के अंदर मैंने टैम्पलेट वगैरह दिया है, ठीक है, उसी को टैम्पलेट बोलते हैं। वो टैम्पलेट आप सेल कर सकते हो। कई सारे लोग मार्केटर्स हैं जो वीडियोस वगैरह एडिट करते हैं एआई टूल का इस्तेमाल करके, या जो बहुत ज़्यादा एआई टूल लोग यूज़ करते हैं, उनके लिए टैम्पलेट बना के देख सकते हो। आप इंस्टाग्राम पे देखते हो ना कि कोई भी वीडियो जनरेट करने के लिए लोग मांगते हैं टैम्पलेट कि इस वीडियो को जनरेट करने का प्रॉम्प्ट क्या है, तो वो आप सेल कर सकते हो, जो कि एक्चुअली में सेल होता है। मैंने यहाँ पे कुछ आपको मैं एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ वेबसाइट पे जहाँ पे प्रॉम्प्ट सेल होते हैं। जी हाँ, प्रॉम्प्ट सेल होते हैं, $5 $10 के एक प्रॉम्प्ट सेल होता है। आप जाके चेकआउट जरूर करना। इसको डिजिटल प्रोडक्ट बोलते हैं। और भी डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि वीडियोस बनाना, अलग अलग मीम्स जनरेट करना, ये सारे डिजिटल प्रोडक्ट हैं जो कि आप कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का यूज करके इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखो, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग बेसिकली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का ही एडवांस वर्जन है, ये बात समझो। दूसरा तरीका डेवलपर्स के लिए, कि अगर आप डेवलपर हो तो आप एक SaaS टूल बना सकते हो, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस इसे बोलते हैं। कि अगर आपको प्रोग्रामिंग वगैरह आती है तो आप SaaS टूल बना सकते हो, और इन SaaS टूल को आप यहाँ पे कई सारे प्लेटफॉर्म पे बेच सकते हो, या खुद का अपना स्टार्टअप वगैरह डाल सकते हो। कुछ ऐसे SaaS टूल हैं जैसे कि जेडीफाई है, बीटो है, टैबाइन है, जिप एआई है, एटलन है, सर्विस नाउ है। ये सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो कि कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का बहुत ज़्यादा इसमें यूज हुआ है, ठीक है। अब क्या क्या बिल्ड कर सकते हो इसमें? कॉन्टेक्स्ट टेम्पलेट मार्केट प्लेस एक बिल्ड कर सकते हो, कॉन्टेक्स्ट मेमोरी टूल बिल्ड कर सकते हो, कॉन्टेक्स्ट ऑडिट टूल बिल्ड कर सकते हो। जो लोग प्रोग्रामिंग या डेवलपिंग फील्ड्स होंगे उनको पता होगा ये सारे टॉपिक। तो ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आप SaaS टूल कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके बिल्ड कर सकते हो। आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि मोस्टली जो एजेंटिक एआई बिल्ड होते हैं उसमें कॉन्टेक्स्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। एक बहुत ही बड़ा और हैवी मार्केट प्लेस है, वो है जो मैं कर रहा हूँ, टीचिंग।
आप कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग को इन डेप्थ एग्जाम्पल के साथ, एजेंटिक सिस्टम के साथ आप समझा सकते हो। जो मैंने समझाया वो बिगिनर लेवल का था। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जिनको डेवलपिंग फील्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता, कोडिंग फील्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं गया हूँ और वो लोग बहुत एडवांस भी नहीं जाते, इसलिए मैंने बेसिक्स रखा है ताकि उनको एक्चुअली में समझ में आए ये सारी चीज़ें। आप इसको बहुत ज़्यादा एडवांस और स्पेसिफिक बना सकते हो। जैसे एजेंटिक एआई सिस्टम के लिए कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग एक पार्ट होती है, वहाँ पे आप डाल सकते हो। आजकल के जो प्रेजेंट एलएलएम मॉडल्स आ रहे हैं उसमें आप डाल सकते हो। ऐसे कई सारी जगह है जहाँ पे आप डाल सकते हो, ठीक है। तो आप चीज़ें सिखा सकते हो और इस चीज़ों को सिखा के आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपने कोर्सेस अपलोड कर सकते हो, जहाँ पे अपवर्क हो गया, ठीक है, उसके बाद फाइवर हो गया, लिंक्डइन हो गया, उसके बाद कोर्सेरा हो गया, टीचेबल हो गया। ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप अपने खुद के कोर्स बना के डाल सकते हो, पेड कोर्सेज। ये सारे आपके ऑप्शंस हैं जो कि आप यूज कर सकते हो, देख सकते हो। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग, जिसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए। सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर का पीडीएफ जो कि मैं आपको दे चुका हूँ और वो टेलीग्राम चैनल पे आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। तो आप लोग जाके एक एक टेम्पलेट को ट्राई करना कि उसमें कई सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। उन एग्जाम्पल्स को देखने और प्रैक्टिस करने के बाद आपको एक्जैक्टली में कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग कैसे इस्तेमाल करनी, कैसे कॉन्टेक्स्ट लिखा जाता है वो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप किसी भी प्रॉम्प्ट का, किसी भी काम के लिए आप आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। एक बात मैं और बता दूं, यूट्यूब पे कई बार ये लोग बोल रहे हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अब खत्म हो चुका है, एआई टूल खुद से समझ ले रहा है। नहीं 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 नहीं, ये गलत है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग डेड नहीं हुआ है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इवॉल्व हो गया है और अभी कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग चल रहा है, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का हाइप 2030 तक बना रहने वाला है और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बड़े बड़े एआई रिसर्चर्स कह रहे हैं। कॉग्निजेंस जैसी कंपनी ये चीज़ों को क्लेम कर रही है, जो कि एआई और टेक फील्ड में काफ़ी ज़्यादा आगे है। तो जो चीज़ें आ रही हैं बहुत कम टाइम लगेगा सीखने में। आई होप कि आपने सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज आपको आगे भी मिलते रहेंगे।